अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं UR फैक्ट्स। दोस्तों 28 साल बाद बाबरी विध्वंस का फैसला आ गया है और कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और फैसला क्या है? फैसला ये है कि जिनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि इन्होंने ढांचा ढाया है और इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़वाने में और बाबरी मस्जिद को ढाने में एक साजिश के तहत इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया और कहा गया है कि इनकी कोई साजिश नहीं थी और ना इन्होंने भीड़ को उकसाने का काम किया। यानी जो भी 32 लोगों के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उन सबको बरी कर दिया गया है और ये कहकर बरी किया गया है कि इन्होंने ना कोई प्लानिंग की थी बाबरी मस्जिद को ढाने में और ना ही इन्होंने भीड़ को उकसाया था बाबरी मस्जिद को ढाने में। बाबरी मस्जिद पर यह फैसला आया है और 28 साल बाद जिस फैसले की उम्मीद थी वही फैसला आया है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हम सब जानते थे कि जो भी 32 लोगों पर आरोप लगाया गया है उन सबको बरी कर दिया जाएगा। हम पहले ही से ये जानते थे, हमें कोई भी हैरानी नहीं हो रही है। हमें पहले से मालूम था कि फैसला ऐसा ही आएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो भी फैसला चल रहा था, जो भी कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें दो ही तरह के फैसले की आने की उम्मीद थी। एक फैसले की आने की ये उम्मीद थी कि बाबरी मस्जिद का जो भी विध्वंस हुआ, जो भी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, शहीद किया गया, उसमें किसी तरह की साजिश नहीं थी, उसमें किसी तरह की प्लानिंग नहीं की गई थी और उसको तोड़ने के लिए किसी भी भीड़ को उकसाया नहीं गया था, इसलिए इन लोगों को बरी किया जाता है। एक तो इस फैसले की उम्मीद थी और दूसरा इस फैसले की उम्मीद थी कि जो भी बाबरी मस्जिद को ढाने में जिन लोगों का हाथ था और जिन लोगों ने साजिश की और जिन लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद किया, ये जो 32 लोग हैं ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि वो और लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, इसलिए इन 32 लोगों को बरी किया जाता है। इन दो तरीकों के फैसले की उम्मीद थी और इन्हीं दो तरीके का फैसला भी आया और फैसला यही आया कि ये लोग उस प्लानिंग में शामिल नहीं थे। यानी बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए ये लोग यानी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी जो लोग 32 लोग हैं जिनका नाम है, वो लोग इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे। कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। इन दो फैसलों के अलावा किसी तीसरे या चौथे फैसले की उम्मीद नहीं थी और किसी तीसरे या चौथा फैसला आना बेईमानी था। बेईमानी क्यों था? बेईमानी इसलिए था कि जब के जांच के नाम पर जब केवल खाना पूर्ति की जाए और सबूतों को जुटाने के नाम पर बस हौवा बना दिया जाए और सबूतों को ना जुटाया जाए और सबूतों को अगर जुटाया भी जाए तो उसको अदालत में पेश ना किया जाए, इसलिए किसी तीसरे या चौथे फैसले की उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि जिस तरीके से खोज चल रही थी और जिस तरीके से रिसर्चेस चल रही थी, उससे यही लग रहा था कि जो भी फैसला आएगा वो ऐसा ही फैसला आएगा। इससे पहले भी ऐसा ही फैसला देखा जा चुका है दोस्तों, जैसे कि समझौता ट्रेन ब्लास्ट और भगवा आतंकवाद के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें ऐसा देखा गया है, जिसमें पुलिस या तो सबूत जुटाती नहीं है और जुटाती है तो उसे कोर्ट में पेश नहीं करती है, और अगर कोर्ट में पेश करती है तो इतना कमजोर बनाकर पेश करती है कि उनका वकील उसको और भी ज्यादा कमजोर बना सके और जो जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो बाइज्जत बरी हो जाए। बाबरी मस्जिद मामले में भी यही हुआ दोस्तों, जिसमें CBI ने कुछ ऑडियो और वीडियो तस्वीरें दिखाई जो जज साहब को ऑथेंटिक नहीं लगे, विश्वसनीय नहीं लगे, इसलिए उनको और ज़्यादा और फोटोज चाहिए थी और ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए थी और वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए थी जो CBI उपलब्ध नहीं करा सकी। और आप समझ सकते हैं कि CBI उन फोटोज़ को, उन ऑडियो रिकॉर्डिंग और उन वीडियो रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं उपलब्ध करा सकी। आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। कहा जाता है कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने की प्लानिंग शुरू की गई, जब उसको विध्वंस करने का पूरा ढांचा तैयार कर लिया गया, तब वहां से पत्रकारों को भगा दिया गया, महिलाओं और पुरुषों पर अत्याचार किया गया और वो सारी रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी गई, जिससे नेताओं की मिली भगत शामिल हो सकती थी। इसलिए विध्वंस के दौरान किसने क्या किया, क्या कहा और क्या क्या प्लानिंग की, इसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही कम है और ना के बराबर है। इसलिए जब जज साहब को ये सब बातें पता थी और जज साहब को जब ये पता था कि उस समय वहाँ से सारे पत्रकारों को भगा दिया गया था और वहाँ से सारे लोगों को मार पीट कर भगा दिया गया था, इसलिए जज साहब को निष्पक्ष पत्रकारों के बयान पर भरोसा करना चाहिए और उन निष्पक्ष पत्रकारों का बयान लेना चाहिए जो उस समय वहाँ पे मौजूद थे और वो निष्पक्ष थे। उन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया था। जिन पत्रकारों ने ये बताया कि वो विध्वंस के दौरान वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी,
इसलिए जज साहब को उन बातों पर भरोसा करना चाहिए था। क्या दुनिया में सारी चीज़ों का फैसला ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर ही किया जाता है? जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो ये था कि वहाँ पे जो भी हुआ अचानक हुआ और इन लोगों का उसमें हाथ नहीं था। तो क्या जज साहब को ये नहीं दिखता कि क्या वहाँ जो भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्या वो पुलिस ने अचानक कार्रवाई नहीं की? और जो पत्रकारों को वहाँ पे पीटा गया, क्या वहाँ पे पत्रकारों को अचानक पीटा गया? और जो वहाँ पे भीड़ को भगाया गया और महिला और पुरुष पर अत्याचार किया गया, क्या वहाँ वो अत्याचार भी अचानक था? और क्या वहाँ पे जो फावड़े और कुदाले आई और जो भी हथियार आए वहाँ पे और जो विध्वंस करने के लिए जो भी सामान आए वहाँ पे, क्या वो भी अचानक आए? जो माइक से नारे लगाए गए और एक और धक्का दो और मस्जिद को तोड़ दो, क्या ये सब अचानक हुआ? दरअसल अचानक कुछ नहीं हुआ। इस फैसले को भी अचानक आया फैसला नहीं माना जा सकता। पिछले साल आए अयोध्या फैसले के बाद ये फैसला आया और इस फैसले से न केवल हिंदू ब्रिगेड की जीत हुई बल्कि उस पर वैधानिक मुहर भी लगा दी गई। अगर इस फैसले में अदालत ये कह रही थी कि बाबरी विध्वंस में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक घटना माना था, और कोर्ट अगर ये कह देती कि वीएचपी आरएसएस के नेताओं की अहम भूमिका थी इसमें और उनको सजा हो जाती, तो ये एक खाने में कंकड़ जैसा नहीं हो जाता। कितने अफसोस की बात है कि जब प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ 2 ट्वीट कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा दिया और उनको सजा सुनाई, जबकि प्रशांत भूषण के ट्वीट से देश में एक चींटी भी नहीं मिली थी। जबकि 1992 में जब संघ परिवार और तत्कालीन यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वादे के खिलाफ काम किया और बाबरी मस्जिद को टूटने दिया और उसमें कितनों की जाने गई, लेकिन अदालत ने आज तक उसमें से एक शख्स को भी एक दिन की भी सजा नहीं सुनाई। कितने अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में ऐसे भी दिन देखने पड़ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे नेताओं के खिलाफ इतनी नरमी दिखा सकता है तो हम स्पेशल कोर्ट से क्या उम्मीद करें कि वो क्या कर सकता है। दोस्तों, आज हमारे देश का इतना बुरा हाल है कि अपराधी अपराध करके छूट जाता है और मासूम बेचारा फंस जाता है। आज हमारे देश की कानून व्यवस्था का ऐसा ही हाल है और हमारे देश में आज ऐसा ही हो रहा है कि कई सालों तक केस चलता है और नतीजा वही आता है जिसकी हमें उम्मीद होती है, यानी फैसला वही आता है जो सत्ताधारी सरकार के फेवर में हो। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस फैसले पर? अगर आपकी कोई राय है और आप इस फैसले के खिलाफ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।